वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो कॉपीराइट सब्जेक्ट सीरीज़ का अगला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कॉपीराइट एक्ट के अंदर लाइसेंस एंड असाइनमेंट के क्या प्रोविजंस हैं। तो अभी तक के वीडियो के अंदर हमने ये सब पढ़ा है कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट के एसेंशियल्स क्या है, ओरिजिनलिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था केस लॉज के साथ ही हमने पढ़ा था कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कॉपीराइट का और कॉपीराइट कौन ओन करता है, कॉपीराइट का क्या टाइम पीरियड होता है और कौन सा बंडल ऑफ राइट्स कॉपीराइट के अंडर मिलता है कॉपीराइट ओनर को। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कॉपीराइट का, कॉपीराइट का असाइनमेंट कैसे हो सकता है और लाइसेंसिंग के क्या प्रोसीजर्स है, जिसके अंदर हम वॉलंटरी लाइसेंसिंग एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कॉपीराइट का। तो मैंने आप लोगों को वीडियो सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था प्राइमरी वीडियोस के अंदर कि जो कॉपीराइट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है और वो स्टैट्यूट ही क्रिएट करता है। तो इस वजह से जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो कि कॉपीराइट के अंडर आता है वो जैसे ही फॉर्म होता है वैसे ही उस पर कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी राइट है। उसके बाद इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि आप उसे रजिस्टर करो या ना करो, मतलब एक्ट में ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है कि अगर आप अपने कॉपीराइट को रजिस्टर ना करो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। पर लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं जो कि रजिस्ट्रेशन से आ जाते हैं। जैसे कि हम अगर अपने कॉपीराइट को रजिस्टर करा लें तो वो एक पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर इंसान ने बनाई है। इस वजह से रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरीके से प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह से एक्ट करता है कि अगर कोई आगे चल के आपके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उस केस में आप जब कोर्ट में केस फाइल करो तो केस फाइल करने के टाइम मतलब वहाँ पर एक ये इशू नहीं उठेगा कि क्या आपके पास कॉपीराइट था ऑलरेडी। वहाँ पे आप अपने कॉपीराइट रजिस्टर्ड कॉपीराइट को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो एक तरीके से प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या रजिस्टर्ड हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कॉपीराइट के सारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं हमने सेक्शन 13 और सेक्शन 14 डिस्कस किए थे पिछले वीडियो के अंदर। तो आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, परफॉर्मेंसेस एंड आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी सब्जेक्ट मैटर है इसका कॉपीराइट का, वो सारा का सारा रजिस्टर हो सकता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। पर लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी फिर से बताई थी कि कॉपीराइट आइडियाज़ के बेसिस पे नहीं मिलता है। कॉपीराइट के लिए कोई चीज़ आपकी क्रिएशन होनी चाहिए। आपने जस्ट बिकॉज अपने माइंड में सोची हुई है कोई चीज़ डजंट मीन कि आपको उस चीज़ से कॉपीराइट मिल जाएगा। आपको उस आइडिया को एक्सप्रेस भी करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन ज़रूरी है। तो प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का? प्रोसेस जो है वो सेक्शन 45 रेड विद रूल 16 ऑफ द कॉपीराइट रूल्स 1958 के अंदर एक डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। 3 स्टेप प्रोसीजर है: फाइल एन एप्लीकेशन, देन एग्जामिनेशन एंड देन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप है फाइल एन एप्लीकेशन। इसके अंदर 4 लोग जो हैं वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या तो ऑथर ऑफ द वर्क, या फिर कॉपीराइट क्लेमेंट, या फिर ऑथर ऑफ एन ओनर ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट, या फिर इन तीनों लोगों का एजेंट। ये 4 लोगों के पास पावर है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, या तो फिजिकली ऑफिस में जाकर, या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन भिजवा कर, या फिर आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जो इंसान कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको नोटिस देना ज़रूरी है अपने बाकी सब लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक मूवी है और उस मूवी के अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर है, उसका डायरेक्टर है, उसमें फिल्म कोरियोग्राफर्स, म्यूज़िक कोरियोग्राफर्स भी होते हैं, डांसर कोरियोग्राफर्स भी होते हैं। तो वो सारे लोग जो मिलके हैं उन सब के पास कहीं ना कहीं उनका एक छोटा छोटा राइट होता है, छोटा राइट होता है सब लोगों का। तो इस केस में अगर जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन फाइल करता है टू गेट द कॉपीराइट, तो उस केस के अंदर जो वो प्रोड्यूसर है जो कि कॉपीराइट ऑफिस में अपना रजिस्टर कराने के लिए जा रहा है उस मूवी को, उसे सारे लोगों को जो कोई भी उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हो सकता है उन सब लोगों को एक नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो उस एप्लीकेशन को जो रजिस्ट्रार है वो एक डायरी नंबर दे देता है और एंटर कर देता है डायरी में।
इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एग्जामिनेशन। इसके अंदर इसके बाद जब एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और एक डायरी नंबर इशू हो जाता है, तो उसके बाद 30 डेज़ का वेट पीरियड होता है। ये 30 डेज़ का वेट पीरियड क्यों दिया जाता है? ताकि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस पर्टिकुलर कॉपीराइट के रजिस्टर होने पे अपना ऑब्जेक्शन बताना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। हम ये चीज़ पिछले स्टेप में ही कर चुके हैं कि जो अप्लाई कर रहा है कॉपीराइट के लिए, वो लोग बाकी सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को नोटिस भेजता है। तो ये 30 डेज़ का जो वेट पीरियड है, ये उन्हीं पार्टीज़ के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने का पीरियड है। अगर वो चाहें तो इस 30 डेज़ के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम है। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो उस केस में रजिस्ट्रार, अगर उसको लगता है कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से सब सही हैं, सारे पर्टिकुलर्स फुलफिल हैं, तो वो अगले स्टेप पे जा सकता है। अदरवाइज़ अगर उसे लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, तो उस केस के अंदर जो रजिस्ट्रार है उसके पास पावर है कि वो एक सारे लोगों की उनकी जो कंटेंशंस हैं वो सब सुन ले, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो तो उसके बाद फिर वो थर्ड स्टेप पे जा सकता है। तो थर्ड स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जो कि फाइनली जब जो रजिस्ट्रार है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है सारे ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद, ऑब्जेक्शंस को डिनाई या एक्सेप्ट करने के बाद, जब सब चीज़ करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस के उस सिचुएशन के बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कर देता है और फाइनली एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि असाइनमेंट है क्या। असाइनमेंट के अंदर कोई एक इंसान, जैसे कि मैं हूँ और मैं कोई चीज़ ओन करती हूँ, तो मैं उस ओनरशिप के राइट्स को किसी एक इंसान को दे दूँ कि तुम उस राइट को एंजॉय करो और कुछ टाइम पीरियड के लिए करो, और मुझे उसके बदले में कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट, रॉयल्टी, फीस या सर्विस कुछ भी दे दो। जैसे कि हम लोग रेंट पर किसी के रूम पे रहते हैं, तो वो चीज़ एक तरीके से असाइनमेंट में आ सकती है। तो हम लोग ये चीज़ पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो IPR राइट्स हैं वो एक तरीके से प्रॉपर्टी है, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। तो इस वजह से उनको भी एज अ प्रॉपर्टी ही, एज अ टैंजिबल प्रॉपर्टी ही हम लोग ट्रांसफ़र या असाइन कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट है वो एक तरीके से ट्रांसफ़र करने का एक मोड है। असाइनमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं सेक्शन 18, 19 एंड 19A के अंदर। इसमें सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो भी इंसान असाइन कर रहा है वो असाइनर होगा, और जो इंसान को असाइन किया जा रहा है राइट्स वो असाइनी होगा। ठीक है। असाइनमेंट इज ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द राइट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉपीराइट। ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अब इसका मोड कैसा होना चाहिए असाइनमेंट का। असाइनमेंट तभी वैलिड होगी अगर वो रिटन होगी एंड साइंड होगी। ओरल असाइनमेंट वैलिड नहीं है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद इसके अंदर 3 या 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है कि आप कौन कौन से राइट्स एग्जैक्टली असाइन कर रहे हो असाइनी को। उसके बाद दूसरी चीज़, कितने टाइम पीरियड के लिए आप असाइन कर रहे हो। एंड तीसरी चीज़ टेरिटोरियल असाइनमेंट, कि कितना उसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी रहेगी असाइनमेंट की। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके जो आपने एक डीड क्रिएट किया है उसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें ये चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए उसके अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि कौन कौन से राइट्स असाइंड है, तो ये चीज़ अज्यूम कर ली जाएगी कि सारे राइट्स असाइन किए गए हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ये चीज़ अज्यूम कर ली जाएगी कि 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है। और अगर टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ असाइनमेंट नहीं दिया गया है तो ये माना जाएगा कि इट इज़ एप्लीकेबल पूरे इंडिया पे। ठीक है। अब इसके अंदर एक चौथी चीज़ जो मेंशन होनी चाहिए वो ये भी होनी चाहिए कि रॉयल्टी कितना अमाउंट है, रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, कि जो भी असाइनर है वो क्या अमाउंट लेना चाहता है, कितना पैसा लेना चाहता है असाइनी से इस असाइनमेंट के बदले में। ठीक है। अब अगली चीज़ है लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट। लाइसेंसिंग के अंदर जो कॉपीराइट ओनर है वो किसी दूसरे इंसान को लाइसेंस कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी का अपनी कॉपीराइट का यूज़, या फिर प्रिंट या सेलिंग या जो भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली मॉनिटरी बेनिफिट्स गेन करने के लिए कॉपीराइट का यूजेज अलाउ कर सकता है लाइसेंसिंग के अंदर। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ असाइनमेंट और लाइसेंसिंग का डिफरेंस क्या है। बेसिकली असाइनमेंट के अंदर जो असाइनर है वो अपने सारे के सारे राइट्स असाइनी को असाइन कर देता है, और लाइसेंसिंग के अंदर जो ओनर है, जो कॉपीराइट का ओनर है, उसके पास ओनरशिप रहती है। लाइसेंसिंग के अंदर बस थोड़े बहुत से राइट्स, जैसे कि इस केस में मॉनेटरी बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी दूसरे इंसान को कि अगर तुम चाहो तो मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकते हो मेरे इस कॉपीराइट से।
और ये वाली चीज़ असाइनमेंट के अंदर नहीं होती। असाइनमेंट के अंदर एक तरीके से ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइसेंसिंग के अंदर एक तरीके से केवल परमिशन होती है टू यूज़ द थिंग, यूज़ द कॉपीराइटेड मटेरियल। अब दो तरीके की लाइसेंसिंग हो सकती है, वॉलंटरी लाइसेंसिंग जो कि सेक्शन 30 के अंदर डिफाइंड है, और दूसरी है कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो कि सेक्शन 31, 31A, 32 एंड 32A के अंदर है। सेक्शन 30 के अंदर वॉलंटरी लाइसेंसिंग के प्रोविजंस हैं। इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि कोई इंसान अगर चाहे तो अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान को लाइसेंस दे सकता है। ये लाइसेंसिंग एक फ्यूचर वर्क के लिए भी दी जा सकती है कि जो वर्क अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है पर अभी आने वाला है कुछ टाइम में, तो ऐसे किसी वर्क के लिए भी वॉलंटरी लाइसेंसिंग की जा सकती है। बस इसमें एक छोटा सा प्रोवाइजो है कि ऐसा जो लाइसेंस है ये तभी राइज होगा फाइनली, मतलब दो लोग मिलकर अभी बना सकते हैं पर लेकिन वो जब इम्प्लीमेंट होगा वो तभी होगा ऑफ कोर्स जब वो पर्टिकुलर कॉपीराइटेड चीज़ जो है वो बन जाएगी, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग भी है जो चीज़ है वो भी राइटिंग में होनी चाहिए एंड साइंड होनी चाहिए, जैसे कि हमने असाइनमेंट के प्रोसीजर्स में पढ़ा था। उसी तरीके से ये भी अगर वैलिड होनी होगी तो वो राइटिंग में होगी और साइंड होनी चाहिए। इसके बाद कंपल्सरी लाइसेंसिंग पढ़ते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोसीजर जो सेक्शंस हैं वो हैं 31, 31A, 32 एंड 32A। ये इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो कॉपीराइट बोर्ड है वो एम्पावर्ड है किसी पर्टिकुलर कॉपीराइटेड मटेरियल के ऊपर एक कंपल्सरी लाइसेंस करने का। यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ समझने की है कि जो बोर्ड है वो ज़बरदस्ती ओनर से लाइसेंस ले रहा है, और वॉलंटरी लाइसेंसिंग के अंदर ज़बरदस्ती लाइसेंस नहीं ले रहा है, वो अपनी मर्जी से एक लाइसेंस दे रहा है दूसरे बंदे को। तो जो बोर्ड है, कॉपीराइट बोर्ड है, वो एम्पावर्ड है टू प्रोवाइड कंपल्सरी लाइसेंसेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एज फॉलोइंग। अब ये 4 कंडीशंस हैं। मैं आपको ये 4 कंडीशंस बताने से पहले ये बता देती हूँ कि कॉपीराइट बोर्ड हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, लेक्चर 1 में पढ़ा था कॉपीराइट के। कॉपीराइट बोर्ड बेसिकली ऐसी बॉडी है जो कि एडजुडिकेट करती है, ठीक है, सारे डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करती है, तो उनके पास पावर है कि वो कंपल्सरी लाइसेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें 4 कंडीशंस क्या हैं। पहली तो ये कि जो वर्क है जिसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस लिया जा रहा है वो पब्लिश्ड होना चाहिए या फिर पब्लिक के सामने परफॉर्म हुआ होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक बारी वो सारे पब्लिक के सामने आना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, द ऑथर मस्ट हैव रिफ्यूज्ड, कि अगर मैं ऑथर हूँ और कोई एक इंसान मेरे से कॉपीराइट मतलब एक लाइसेंस मांग रहा है तो मैंने उस लाइसेंस को देने के लिए रिफ्यूज़ किया होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जो वर्क है, जो मेरा वर्क है, जो मैंने क्रिएट किया है वो मैं पब्लिक से विदहेल्ड कर रही हूँ, मैं दूसरे को भी पब्लिश नहीं करने दे रही हूँ और मैं खुद भी पब्लिश नहीं कर रही हूँ। तो तीसरी कंडीशन ये हो गई। और चौथी कंडीशन ये है कि जो मैंने रिफ्यूज़ल किया है, मैंने जो किसी दूसरे इंसान को रिफ्यूज़ल किया है लाइसेंस देने का, उस केस के अंदर जो दूसरा इंसान है उसने मुझे रीज़नेबल टर्म्स दिए होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर मैंने कोई एक चीज़ क्रिएट की और उसका कॉस्ट मार्केट में मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, अब जो कोई दूसरा इंसान है वो मुझसे आके बोलता है कि हम आपकी चीज़ को पब्लिश करना चाहते हैं और हम आपको 3 रुपीज़ देंगे, ठीक है, तो ये एक तरीके से रीज़नेबल टर्म नहीं है। तो इस केस में अगर मैं रिजेक्ट करती हूँ तो उसको उस रिफ्यूज़ल को इस रिफ्यूज़ल को में नहीं माना जाएगा। वो रिफ्यूज़ल तब होगा अगर सामने वाला मेरे सामने रीज़नेबल टर्म्स प्रेजेंट करता है, और तब भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं खुद भी अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर रही हूँ, किसी और को भी नहीं करने दे रही हूँ, मैं हर हालत में रिफ्यूज़ किए जा रही हूँ और मेरा वर्क पब्लिश्ड है। ये 4 कंडीशंस के अंदर कंपल्सरी लाइसेंस देने की पावर है कॉपीराइट बोर्ड के पास। अब इसका केस लॉ पढ़ते हैं। लैंडमार्क केस लॉ है एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैं इसके फैक्ट्स बता देती हूँ। इस केस के अंदर बेसिकली ये हुआ था, ये केस बेसिकली FM जो हमारा रेडियो मिर्ची FM है उसके बीच में और दूसरा टी सीरीज़ के बीच में था। टी सीरीज़ एक ऐसी कंपनी है जो कि सारे म्यूज़िक मतलब बहुत सारे म्यूज़िक का सॉन्ग का कॉपीराइट अपने पास रखती है, और FM रेडियो बेसिकली एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जो कि ब्रॉडकास्ट करती है किसी भी सॉन्ग को या किसी भी मतलब जो भी FM में वो लोग अपना ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में अराइज हुआ था कि FM ने जो FM रेडियो मिर्ची था उन्होंने कोई सॉन्ग इनका टी सीरीज़ वालों का प्ले किया था और टी सीरीज़ वाले उसको अलाउ नहीं कर रहे थे वो गाना प्ले करने से। तो ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला था
कि जो हमारा 1957 का कॉपीराइट एक्ट है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है किन दो चीज़ों के बीच में। एक तो जो राइट ऑफ द कॉपीराइट ओनर है और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। जो हमारा एक्ट है वो एक तरफ तो कॉपीराइट ओनर को एब्सोल्यूट राइट्स देता है और दूसरी ही तरफ एक प्रोविजन बनाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, कि उस केस के अंदर अगर कोई इंसान किसी भी हालत में अपना वर्क एक बारी पब्लिश करने के बाद दोबारा पब्लिश ही नहीं करना चाहता है तो उस केस के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोसीजर हो सकता है। कोर्ट ने आगे ये भी बोला कि अगर जो ओनर है वो अपने वर्क को किसी और को लाइसेंस देने से रिफ्यूज़ कर देता है और उस रिफ्यूज़ल का जो रीज़न है वो पब्लिक को नहीं बताया जाता है तो उस केस में भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। इसके अंदर आगे कोर्ट ने ये भी चीज़ देखी कि जो अनरीजनेबल डिमांड वाला पोर्शन है, हो सकता है कि एज एन ओनर मैं चाहूँ, मतलब मैं किसी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी से बहुत अनरीजनेबल डिमांड करने लगूँ, तो उस केस के अंदर मैं आगे जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकती कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने तो पैसा मांगा था। मैं ये नहीं कह सकती कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने बेसिकली यही चीज़ बोली है कि अगर आप बहुत अनरीजनेबल डिमांड भी कर रहे हो एज एन ओनर तो उस केस के अंदर भी आपके उस अनरीजनेबल डिमांड को रिफ्यूज़ल ही कंसिडर किया जाएगा। और इस केस के अंदर कोर्ट ने बेसिकली कंपल्सरी लाइसेंसेस को लाइसेंस बाय डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट करके बोला कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है तो उस केस के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसेस दिए जा सकते हैं। अभी अगली चीज़ जो है लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइसेंसेस हैं, जो कंपल्सरी लाइसेंसेस हैं वो ओनली एंड ओनली पब्लिश्ड वर्क के लिए मिलते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में अनपब्लिश्ड वर्क को भी लाइसेंस मिल जाता है। तो कब मिलता है? ये 31A के अंदर प्रोवाइडेड है और बोल रहे हैं कि या तो ऑथर डेड हो या फिर अननोन हो या फिर ट्रेस ना किया जा सका हो। अगर इन 3 कंडीशंस के अंदर जो ऑथर है वो रहता है, या तो वो मर चुका है या फिर वो अननोन है, पता ही नहीं है कि वो कौन है, या फिर वो ट्रेस नहीं किया जा सकता है पब्लिश होने से पहले, ये 3 कंडीशंस में से कोई एक चीज़ हो चुकी है, तो उस केस के अंदर अनपब्लिश्ड वर्क के भी लाइसेंसेस कॉपीराइट बोर्ड से लिए जा सकते हैं और कोई भी इंसान, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी लाइसेंस मांग सकती है कॉपीराइट बोर्ड से। तो अभी हम फटाफट से एक बार टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है और रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं कॉपीराइट के केस में। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर असाइनमेंट के क्या क्या प्रोविजंस हैं और फिर हमने लाइसेंसिंग के प्रोविजंस पढ़े जिसमें हमने वॉलंटरी लाइसेंसिंग एंड कंपल्सरी लाइसेंसिंग पढ़ा। उसके बाद हमने एक केस लॉ भी डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अनपब्लिश्ड वर्क के केस में कैसे कंपल्सरी लाइसेंसेस गेन किए जा सकते हैं। तो थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सो ओके, बाय।